शादी करनी पड़ेगी। सुरेश और संजना एक बड़े से घर में बेटा आर्यन और बेटी आरुषि के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। आरुषि बेटा, जरा सच सवर के रहा करो। बड़ी हो रही हो तुम, 4 लोगों की नजर पड़ेगी तो पता नहीं कब कौन तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ जाए। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बन ठन के रहना। जिसे मुझे पसंद करना होगा वो मुझे ऐसे ही पसंद कर लेगा। और वैसे भी अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। यह क्या बात हुई? तुम्हें सजना संवरना अच्छा नहीं लगता? अगर तुम सच सवर के नहीं रहोगे तो तुम्हारे लिए रिश्ता कैसे आएगा? अब देखो तुम्हारे छोटे भाई आर्यन को, लड़का होकर भी कितना बन ठन के रहता है। मोहल्ले तक भी जाता है ना तो ये 4 लड़कियां मुड़ कर देखती है इसे। लड़की ऐसे मुड़ मुड़ कर देखी इसीलिए तो ये इतना बन ठन के रहता है। हाँ, वैसे दीदी आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे बन-ठन के रहने की एक वजह और भी है। क्या? अभी-अभी तो माँ ने कहा, बन-ठन के रहने से 4 लोग हमें देखते हैं। अब 4 लोग इतने स्मार्ट लड़के को देखेंगे, तो 4 रिश्ते ज़्यादा आएँगे। देखो माँ, शादी के लिए कितना उतावला है आपका लाडला। आप मेरी शादी रहने दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इस आर्यन को ही पहले घोड़ी पर चढ़ा दो, नहीं तो ये महाशय सीधे बहू ही लेकर घर आ जाएंगे। शादी? चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, पहले आरुषि की शादी होगी। और वैसे भी आर्यन अभी छोटा है, यह खुद को ही नहीं संभाल पाता, शादी की जिम्मेदारी क्या खाक लेगा? शादी मजाक थोड़ी ना है। शादी करना जितना आसान है, निभाना उतना ही मुश्किल। माँ, शादी के नाम से क्यों डरा रही हो आप मुझे? शादी में क्या ही मुश्किल है? मेरा दोस्त अर्णव, उसने अपनी गर्लफ्रेंड से पिछले साल शादी की थी। उसने मुझे बताया कि शादीशुदा लाइफ रिलेशनशिप से भी ज़्यादा अच्छी और सुखी होती है। आर्यन, सुखी शादीशुदा जीवन के लिए सिर्फ रिश्ते में प्यार होना ज़रूरी नहीं है। प्यार के साथ साथ रिश्ते में समझदारी, भरोसा, एक दूसरे की इज्जत, यह सब भी मायने रखता है। पता है माँ, मुझे शादी के बाद अपनी वाइफ को बाइक पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाना है। वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है, मूवी देखने जाना है और कितना कुछ। हाँ, तो ये सब तुम गर्लफ्रेंड के साथ भी तो कर सकते हो। काहे का, मेरी वाली तो 17 बहाने बनाती है। माँ को क्या बताऊँ, किसी ने देख लिया तो। अरे क्या पुटपुटा रहे हो? कुछ नहीं। अब बातों बातों में आपने मेरी शादी की बात निकाली है तो सुनो। 100 बातों की एक बात, मुझे शादी करनी है। सुन रहे हो ना जी? आज तक घड़ी, बाइक, इन सब की जिद करने वाला हमारा ये लाडला अब शादी की जिद कर रहा है। हाँ तो करने दो ना श्रीमती जी जिद। ये भी कॉलेज में पढ़ता है, इसके पास नौकरी भी नहीं है। जिद करने से क्या होगा? किसी लड़के ने इसे हाँ भी तो कहना चाहिए। मुझे पता था आप लोग मेरे लिए लड़की ढूंढोगे नहीं, इसलिए मैंने आपकी बहू पहले से ढूंढ कर रखी है। आपके पास अगले 15 दिन का समय है अच्छे से सोचना और मेरी शादी के लिए हाँ कहना, नहीं तो मैं सीधा शादी करके अपनी गर्लफ्रेंड को पत्नी बनाकर घर ले आऊँगा। और रही बात काम की, तो हमारी दुकान है, मुझे क्या ज़रूरत है भाई कहीं और नौकरी करने की। मजाक मजाक में आरुषि ने आर्यन की शादी की बात निकाली थी, लेकिन अब आर्यन शादी को लेकर काफ़ी सीरियस हो गया था। इतना कि अगर 15 दिनों के अंदर घर वालों ने उसकी शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो वो घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने के लिए भी तैयार था। माँ, मुझे नहीं लगता कि अब आर्यन आपकी बात मानेगा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लव मैरिज करने के लिए हमारी मनाही नहीं है, लेकिन मुझे डर है कहीं जिस शादी के लिए आर्यन अभी उतावला हो रहा है, वही शादी आर्यन को जिम्मेदारियां सर पर आ जाने के बाद बोझ ना लगने लगे। श्रीमती जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा सोच रही हैं और वो भी गलत दिशा में। मतलब? मैं समझी नहीं। अरे श्रीमती जी, आपको लग रहा है कि शादी के बाद शादी की जिम्मेदारियों से हमारा लाडला भागेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी जो लड़का ज़िद्दी है वो शादी के बाद एकदम समझदार और सयाना हो जाए। और हाँ, अभी से ना की रट लगाने से बेहतर है कि पहले हम वो जो भी लड़की है उससे, उसके परिवार वालों से मिले, बाद में देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप को उनकी हर एक जिद के आगे झुकना पड़ता है। कई सारी जिद पूरी की है इस लड़के की हमने, एक और जिद सही। अंत में आर्यन की जिद के आगे उसके घर वाले झुकी जाते हैं और हाँ कहते हैं। आर्यन तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड ईश्वरी को फ़ोन करता है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरा सजना। हाँ हाँ, आज तो महाशय बड़े खुश लग रहे हैं। क्या हम जान सकते हैं आपकी इस खुशी का राज? मेरी खुशी का राज जानोगी तो तुम भी खुशी से झूम उठोगी और मेरी तरह ही गाओगी, नाचोगी। हाँ,
बताओ जल्दी से, ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतने उछल रहे हो? मुझे तो लगा कि तुम जान गई होगी मेरे गाने से मेरे मन की बात। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सुना, हमारी शादी फिक्स हो गई है। क्या? कब? कैसे? कूल डाउन बेबी। मेरा मतलब है मैंने मेरे घर वालों को हमारी शादी के लिए मना लिया है। अब सिर्फ तुम्हें तुम्हारी माँ को मनाना है। आर्यन शादी के लिए इतना उतावला था कि उसने ईश्वरी से पूछा भी नहीं कि वो अभी शादी करने के लिए तैयार है कि नहीं। इस आर्यन के दिमाग में कभी भी कुछ आ सकता है। पता नहीं शादी और शादी की जिम्मेदारियां मैं संभाल पाऊंगी या नहीं। आर्यन शादी के लिए इतनी जल्दबाजी कर रहा था कि अगले 15 दिन में ईश्वरी और आर्यन की शादी तय हो गई और 1 महीने के अंदर आर्यन ईश्वरी को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले गया। शादी के अगले दिन, आर्यन, मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक? पिछले 1 डेढ़ महीने से तुम्हारे मुँह से शादी 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 सुनकर मेरा तो माथा ठनकने लगा था। क्या माँ, आप मुझे ताने मार रही हो? नहीं, समझा रही हूँ। देखो, तुमने शादी की जिद की और हमने तुम्हारी जिद पूरी की, लेकिन अब तुम्हें कोई भी बात सोच समझ कर करनी होगी। अपना जिद्दी स्वभाव और बचपना छोड़ना होगा। हाँ माँ, आपका बेटा बड़ा हो गया है, पता नहीं आपको यकीन क्यों नहीं होता। संभाल सकता हूँ मैं शादी की जिम्मेदारियाँ। अब आर्यन की शादीशुदा जिंदगी शुरू हो गई थी। आर्यन वो हर एक सपना पूरा करना चाहता था जो उसने शादी से पहले देखा था, लेकिन शायद उसके नसीब में कुछ और ही था। क्या हुआ बहू, तबीयत खराब है क्या? सुबह से बड़ी गुमसुम हो। आज तो तुमने चाय भी नहीं पी। कुछ नहीं माँ जी, बस कल रात से ना उल्टी जैसा लग रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। ईश्वरी संजना को बता ही रही थी कि उसे फिर से उल्टी आने लगती है और ईश्वरी भागते भागते कमरे में चली जाती है। संजना, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। बहू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है। मुझे तो ये बीमारी के नहीं, घर में खुशियाँ आने के लक्षण लग रहे हैं। क्या मतलब? अरे मतलब बहू पेट से है। घर में बच्चा आने वाला है, ये बात सुनकर सभी खुश थे। देखते ही देखते दिन बीतते गए। सभी घर वाले ईश्वरी का बहुत ध्यान रख रहे थे, खास करके संजना। ईश्वरी चलो, आज हम मॉल चलते हैं। कई दिन हो गए हमने गेम जोन एंजॉय ही नहीं किया। नहीं बेटा, अभी ईश्वरी का 9वां महीना शुरू हो गया है, वो नहीं आ सकती तुम्हारे साथ गेम खेलने। हाँ, और आजकल ना मुझे कुछ ज़्यादा ही थकान लगने लगी है। यूँ बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, साफ साफ मना कर दो ना। सोचा था तुम्हारे साथ ज़िंदगी का मज़ा लूँगा, इसलिए शादी की थी, लेकिन शादी होकर 2 महीने नहीं हुए तुम प्रेग्नेंट हो गई। जब से इस बच्चे की खबर आई है ना घर में, तब से हर चीज़ के लिए तुम मना ही करती रहती हो। ये क्या बात हुई? मुझे शौक नहीं है तुम्हें हर चीज़ के लिए मना करने का, लेकिन मुझे मेरा ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तुम्हें मेरे साथ मॉल, मूवी थिएटर, बीच, हर जगह घूमना होता है। लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहा, महीने की ट्रीटमेंट के लिए, तो तुम कितने नखरे कर रहे थे। आखिर में तुम आए ही नहीं ना, मुझे आरुषि दीदी को लेकर जाना पड़ा। मुझे मेरी गलतियाँ मत दिखाओ समझी, कितनी बदल रही हो तुम। हाँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ऐसे ही महीना बीतता है और घर में नन्हा सा मेहमान आता है। पहले कुछ दिन घर में बच्चा आने की वजह से घर का माहौल बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन घर में बच्चा आने की खुशी और घर का अच्छा माहौल ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। एक दिन रात को 2 बजे बच्चा रोने लगता है और बच्चे के रोने की आवाज़ से आर्यन इरिटेटेड हो जाता है। ईश्वरी चुप कराओ ना इसे, कितना रोता है। महीने भर से रो रो के मेरी जान खा रखी है। ये कोई टाइम है क्या रोने का? आर्यन, बच्चों के रोने का कोई टाइम फिक्स थोड़ी ना होता है। बच्चे कभी भी रोते हैं। पॉटी की है इसने, इसलिए ये जग गया और अब रो रहा है। बस 2 मिनट में साफ करती हूँ, फिर ये चुप हो जाएगा। अरे जल्दी करो। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुमने इसे साफ किया लेकिन फिर भी कितना रो रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखो मेरा ब्लैंकेट भी गीला कर दिया इसने। तुम ही सोना इस गंदगी में, मैं चला गेस्ट रूम में। अरे ये क्या बात हुई? बच्चा हम दोनों का है ना, इसे संभालना, इसके लिए जगना हम दोनों का फर्ज है। एक काम करो, तुम ये झूले की डोर पकड़ो और डुग्गू से सुलाओ। अभी 2 घंटे मैं सोती हूँ, फिर बच्चे को मैं संभालूंगी और अगले घंटे तुम सोना। मैं नहीं, मुझे तो हम दोनों के बीच में ये बच्चा चाहिए ही नहीं था। पहले इस बच्चे की वजह से मैंने काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अब मेरी नींद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। आर्यन गुस्से में अपना ब्लैंकेट उठाता है और हॉल में सोने चला जाता है। बेचारी ईश्वरी रात भर डुग्गू को लोरी सुनाती है। इसी तरह से आर्यन ना बच्चे को संभालने के लिए तैयार था, ना उसे सुलाने के लिए। वो बस दुकान से आता, कुछ देर डुग्गू के साथ खेलता, लेकिन वो भी जब उसका मूड ठीक रहता तभी। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। ईश्वरी सुनो ना, मेरे दोस्त की यहाँ पार्टी है। पिछले साल भर से हम कहीं गए नहीं।
देखो प्लीज़ मना मत करना, मुझे जाना ही है। मुझे तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, लेकिन बेबी वो कैसे रहेगा मेरे बिन? उसे कभी भी भूख लग सकती है। अरे ईश्वरी, मम्मा है ना, संभाल लेगी उसे। बेशक मम्मा संभालेंगी, लेकिन अभी हमारा डुग्गू सिर्फ 3 महीने का है। वो ऊपर का कुछ भी नहीं खाता, और शुरू के कुछ महीने बच्चों को माँ की ही ज़रूरत होती है। ईश्वरी और आर्यन की बातें चल रही थी, तभी संजना और सुरेश वहां आते हैं। तो एक काम करो, डुग्गू को भी पार्टी में लेकर चलो। आर्यन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पार्टी रात की है, तुम बच्चे को लेकर बाइक पर जाओगे तो उसके कान में हवा चली जाएगी, वो बीमार पड़ जाएगा। तुम्हें उसकी चिंता है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं बच्चे को लेकर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। डुग्गू के कान में हवा चली जाएगी ये बात तो है, लेकिन पार्टी है, वहाँ शोर शराबा होगा, ज़ोर ज़ोर से गाने बजेंगे। नहीं नहीं, मैं डुग्गू को पार्टी में लेकर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, और उसे अकेला घर पर छोड़कर जाने के बारे में तो कतई नहीं सोच सकती। 100 बातों की एक बात, तुम्हें मेरे साथ पार्टी में नहीं आना है, बराबर? ऐसी बात नहीं है, मैं अभी मजबूर हूँ, समझा करो ना। पार्टियाँ, घूमना फिरना जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? बच्चे को कुछ होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा होता अगर ये बच्चा ही नहीं होता। आर्यन! आर्यन की बातों से सुरेश को काफी गुस्सा आता है। गुस्से में सुरेश आर्यन के ऊपर हाथ उठाता है, लेकिन सही समय पर संजना और ईश्वरी उसे रोक लेते हैं। तभी आर्यन वहां से चला जाता है। अगले 15 दिन घर में शांति रहती है। 15 दिन बाद, ईश्वरी, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने काफ़ी कुछ कह दिया गुस्से में। सुनो ना, एक अच्छी फिल्म आई है, चलो ना फिल्म देखने चलते हैं। मैंने तुमसे कहा ना, मैं डुग्गू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो डुग्गू को साथ लेकर चलते हैं। तुम मुझे कुछ लेक्चर दो, उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि हम दोपहर के टाइम फिल्म देखने जाएंगे, क्योंकि दोपहर में भीड़ नहीं होती और दोपहर में ठंडी भी नहीं होती, तो डुग्गू को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे तैसे करके आर्यन ईश्वरी को फिल्म देखने के लिए मना लेता है। फिर दोनों डुग्गू को लेकर बाइक पर बैठते हैं और चल पड़ते हैं थिएटर। थिएटर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, इसलिए आर्यन को लगा आज कितने दिनों बाद वो और ईश्वरी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे और डुग्गू को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही फिल्म शुरू होती है, बेचारा डुग्गू रोने लगता है। इतना रोता है कि आर्यन और ईश्वरी को अधूरी फिल्म छोड़कर घर लौटना पड़ता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें घर पर रहना पसंद होता है। तुम मेरी एक बात नहीं मानते। देखो बेचारा कितना रो रहा है। ये सब सिर्फ बहाना है, असलियत तो ये है कि अब तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता। घर पर तो ये तुमसे 2 मिनट में चुप हो जाता है, लेकिन आज तुमने इसे चुप नहीं किया क्योंकि तुम मेरे साथ बैठकर फिल्म देखना नहीं चाहती थी। तुम गलत सोच रहे हो। मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। तुमने ही अपनी ज़िंदगी इस बच्चे के साथ बांध ली है। मेरी मम्मी है, वो संभाल लेगी इसे, लेकिन तुम्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। थोड़ा इस बच्चे को इग्नोर करो और फ्री टाइम निकालो। हे भगवान, मैं भी किसे समझाने बैठ गया। तुम्हें तो अब मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है। आर्यन ईश्वरी को खूब खरी खोटी सुनाता है। उस वक्त ईश्वरी शादी के लिए तैयार नहीं थी। फिर आर्यन की जिद के कारण उनकी शादी हुई। तभी ईश्वरी ने हंसते हंसते ससुराल को अपना लिया। उनको जल्दबाजी में बच्चा भी हुआ, लेकिन फिर भी ईश्वरी के मुंह से शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं निकला। आर्यन उसे बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो अच्छी माँ बनने की हर एक कोशिश कर रही थी। लेकिन आज आर्यन ने उसे इतना कुछ सुनाया था कि बेचारी ईश्वरी की हिम्मत ही टूट गई थी। क्या हुआ ईश्वरी, तुम रो क्यों रही हो? तुम लोग तो फिल्म देखने गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मम्मी, मैं बच्चे और पति दोनों के बीच में बुरी तरह फंस गई हूँ। बच्चा तो नादान है, वो ना कुछ जानता है, वो ना कुछ समझता है। लेकिन आर्यन, वो भी बिल्कुल बच्चों की तरह बर्ताव करता है। उसे किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेनी, ना शादी की ना बच्ची की। वो हर वक्त अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहता है, लेकिन मैंने कभी भी उसे कुछ भी नहीं कहा। अब आप ही बताओ, बच्चा तो हम दोनों का है, तो उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी भी हम दोनों की है ना। बच्चा घर पर भूखा है और हम घूम रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा क्या? बताओ। आर्यन बस हर वक्त एक ही बात कहता है, बच्चे को इग्नोर करो और फ्री हो जाओ, लेकिन कैसे? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना बेटा? खुद से भी ज्यादा मम्मी जी। तो बस हो जाओ फ्री, करो बच्चे को इग्नोर। जो आर्यन चाहता है वो सब करो, उसके साथ घूमो फिरो। लेकिन अब लेकिन वेकिन छोड़ो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, तो बेफिक्र होकर जाओ। अगले दिन ईश्वरी आर्यन को घूमने जाने के लिए मनाती है। आर्यन भी झट से मान जाता है। डुग्गू को संजना के पास छोड़कर वो दोनों निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद, ईश्वरी, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या हुआ? मैं आपके साथ घूमने आ गई, हमें डिस्टर्ब करने के लिए बच्चा भी नहीं है। वो देखो ना सामने, वो आदमी कैसे अपने बच्चे के साथ खेल रहा है।
दोनों के चेहरे पर कितनी खुशी झलक रही है। अगर हम डुगू को साथ में लाते तो मैं भी उसके साथ ऐसे ही खेलता। बाइक पर बैठने के बाद डुगू अपने नाजुक पैर से मुझे लात मारता। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम से गुदगुदी होती है ना। हमें घर से निकलकर 1 घंटा भी नहीं हुआ और अभी से तुम्हें डुगू की याद आने लगी। हाँ, वो अब उसकी आदत हो गई है ना। वो रो रहा होगा ना तुम्हारे बिना। मम्मी के हाथ से उसने कुछ खाया होगा कि नहीं? देखो मम्मी बिना फ़ोन नहीं उठा रही है। शायद डुगू ज़्यादा रो रहा होगा। एक काम करते ना, हम घूमने फिरने कभी आ जाएंगे, अभी हम घर चलते हैं। आर्यन और ईश्वरी घर से आज दिन भर घूमने का प्लान बनाकर गए थे, लेकिन डुगू के बारे में सोच सोचकर आर्यन इतना परेशान हो जाता है कि 1 घंटे में घर लौटता है और आते ही डुगू को गोद में ले लेता है। अरे क्या हुआ, तुम लोग जल्दी वापस आ गए? हाँ मम्मी जी, वो आर्यन डुगू को मिस कर रहा था। हैरानी वाली बात है, हर वक्त तो ये तुम पर चिल्लाता रहता है कि तुम डुगू की कुछ ज़्यादा ही फिक्र करती हो, और आज ये डुगू के लिए आधे रास्ते से वापस आ गया। अरे क्यों चिढ़ा रही हो मम्मी? जब से डुगू इस दुनिया में आया है, ईश्वरी उसका इतना ख्याल रखती है कि कभी मुझे उसकी फिक्र ही नहीं हुई। लेकिन आज जब ईश्वरी और मैं दोनों साथ में थे और डुगू अकेला घर पर, माना कि आप भी थी, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी चिंता होने लगी। मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं वापस आ गया। बेटा, इसी फिक्र को ही तो कहते हैं बाप बनना। इसीलिए मैं हमेशा कहती थी, शादी करना जितना आसान है, निभाना उतना ही मुश्किल। देर से ही सही, लेकिन अच्छा है तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, खास करके ईश्वरी तुम। मैंने तुम्हारे साथ पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बुरा बर्ताव किया है। अचानक हमारी ज़िंदगी में बच्चा आ जाने से काफ़ी कुछ बदल गया था। तुम मुझसे दूर जा रही थी, मैं परेशान हो गया था। मैं मेरा सारा गुस्सा इस बच्चे पर निकालता रहा, जबकि इसमें इसकी कुछ भी गलती नहीं है। प्लीज़ आप सब लोग मुझे माफ़ कर दो। देर से ही क्यों ना सही, आर्यन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो ही जाता है, और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि शादी का मतलब सिर्फ मौज मस्ती करना नहीं है।